सो हे द गाइस वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेल्स पैराडाइज का एपिसोड नंबर 5। बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड है भाई लोगों से स्टार्ट करते हैं। भाई लोग एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सागिरी की एक पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है, जिसमें जो सागिरी के फादर थे ना, वो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ घूरते हुए देख रहे थे। अपने फादर को ऐसा देख सागिरी का जो सपना है ना, वो वहीं पर टूट जाता है और वो झटके के साथ उठ के खड़ी हो जाती है। वहाँ पर गेंजी भी था। वो जैसी गेंजी को देखती है वो उससे पूछती कि मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया और मेरे साथ हुआ क्या था। गेंजी उसे बोलता है कि तुम्हें एक कीड़े ने काट दिया था, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हें यहाँ पर गाबे मारू लेकर आया। अब सागिरी उस पेड़ के ट्रंक से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद वो ये देखती है कि जो अपना गावे मारू रहता है ना, वो सबके लिए खाना बना रहा होता है। तभी जो सेंता रहता है ना, वो सागिरी को देखता है और सबको जमा करते हुए बोलता है, जैसे कि अब हम सब लोग यहाँ पर साथ में आ चुके हैं, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा फ्यूचर प्लान क्या होगा। यहाँ की हालत बिगड़ने से पहले हमें अमृत लेना होगा और सेफली वापस लौटना होगा। तभी गाबे मारू बोलता है, प्लान डिस्कस करने से पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। अभी हमें एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी हमें सिर्फ खाने से मिल सकती है। वो अपना बनाया हुआ खाना सबके सामने रखता है। उसके खाने को देख के जो यूजुरिया है ना, वो शौक हो जाती कि ये बंदे ने बनाया तो बनाया क्या यार। वो चिल्लाते हुए गाबे मारू को बोलती कि तुमने क्या बना दिया, ये चीज़ तो खाने लायक भी नहीं है, देखो ये कितनी ज़्यादा बेकार दिख रही है। गाबे मारू से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने आसपास के फल फ्रूट्स का इस्तेमाल किया ये चीज़ को बनाने के लिए, और ये चीज़ को खाने से तुम्हारी हालत नहीं बिगड़ने वाली है, तो तुम ये चीज़ आराम से खा सकती हो। और एक और चीज़ मुझे तुम लोगों को बतानी है। अब जो अपना गाबे मारू रहता है ना, वो अपना स्क्रोल ओपन करता है और उन्हें वो एलेक्सियर की फ़ोटो दिखाता है। देखो तुम लोग, ये वही अमृत है जिसे हम लोगों को ढूंढना है। जब मैं जंगल में खाने की तलाश में गया था ना, तो मैंने इस अमृत को भी ढूंढने का काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी थी, लेकिन ये अमृत मुझे कहीं पर नहीं मिला। उसकी जगह पे मुझे बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज़ मिली, जिसके अंदर से फूल निकल रहे थे। ये सब सुन के यूजिरा को आ जाता बहुत ज़्यादा गुस्सा। वो गाबे मारू के ऊपर उसका खाना फेंक देती और बोलती, तुम पागल वागल हो गए हो क्या, तुम मुझे ये सब खिला रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक भोली भाली लड़की हूँ कि तुम मुझे किसी की भी डेड बॉडी खिला दो? मैं इतनी ज़्यादा भोली नहीं हूँ, तुम मुझे ये डेड बॉडी नहीं खिला सकते। गाबे मारू उसे बोलता है कि मैंने इसके अंदर कोई डेड बॉडी नहीं मिलाई है, तुम इसे फ्रीली खा सकती हो, ये नॉर्मल इंग्रेडिएंट से ही बना है। अब सेंटा बोलता है, जैसा कि अब हमें समझ आ चुका है कि अगर हमें अमृत ढूंढना है तो हमें बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा। और जितना मैंने इस जगह को ऑब्जर्व किया, यहाँ की मूर्तियाँ देख के मुझे ये समझ आ रहा है कि ये सब मूर्तियाँ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और रही बात उन मॉन्स्टर्स की, तो उन मॉन्स्टर्स के भी हाथ में वो माला है जो बुद्धिस्ट धर्म में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन असली प्रॉब्लम है माला की बनावट में। वैसी मालाएं बौद्ध धर्म में इस्तेमाल नहीं करी जाती है। उन मालाओं को देखकर तुम ये बोल सकते हो या तो वो श्रापित माला है या तो वो खंडित माला है। मैं मेरे अनुभव से ये बोलूँगा कि ये जगह बिल्कुल जन्नत जैसी दिखती है, लेकिन इस जगह का जो रहन सहन है वो नर्क के समान है। तभी सागिरी बोलती है, मेरे पास भी एक चीज़ है तुम लोगों को बताने के लिए। जितना मैंने इस जगह के मॉन्स्टर्स को ऑब्जर्व किया है ना, तो मुझे ये समझ आया कि उनके अंदर सिर्फ हड्डियाँ और मांस है, उनके अंदर उनका कोई ऑर्गन नहीं है। भले ही उनके जो एक्सटर्नल फीचर है वो ऐसे लगे कि वो एक लिविंग बीइंग है, लेकिन जिस तरीके से वो वर्क करते हैं ना, ऐसा लगता है कि उनके पास ब्रेन नहीं है। तभी सेंता वापस से बोलता है, तुमने काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ पकड़ी है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास ऑर्गन नहीं है। यहाँ तक कि उनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी नहीं है, यानी कि वो अपनी प्रोजेनी को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि उनको कोई ऊपर से बना के भेज रहा है, वो खुद में रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते। ये सब सुन के जो अपना गावे मारू रहता है ना, वो एक टेरिफाइंग हंसी हंसता और बोलता है कि यहाँ पर हमें ज़रूर वो अमृत मिल सकता है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्लू है। जैसे कि अब हमें पता चल चुका है कि वो जो मॉन्स्टर्स है वो माइंडलेस है और उनके पास कोई ऑर्गन नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो मॉन्स्टर अमृत के ऊपर डिपेंड रह के जिंदा रहते हैं। अब हमें अमृत मिल सकता है, यानी कि अब हम आज़ाद हो सकते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना गेंजी रहता है ना, वो अकेले में सागिरी को लेकर आ गया था और वो सागिरी को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तुम हमारे क्लैन लीडर की बेटी हो, यानी कि तुम्हारी जान की ज़्यादा वैल्यू है, तो तुम्हारा यहाँ से जाना ही सही रहेगा। और मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम यहाँ पर आई ही क्यों हो। तुम्हारा सिर्फ इतना काम है कि तुम्हें यामाडा क्लैन के न्यू लीडर के साथ शादी करनी है और उसके साथ बच्चे पैदा करने हैं। मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि तुमने वॉरियर बनने का डिसीजन क्यों लिया। तुम कमज़ोर हो और तुम पे सिर्फ घर के काम ही सूट होते, तो मैं यही कहूँगा कि तुम वापस लौट जाओ। ये सारी बातें सुन के जो अपनी सागिरी रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें न्यू कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। ये जो यामाडा क्लैन का वॉरियर है ना, इसका नाम है तेंजा।
और ये जो प्रिजनर है ना, इसका नाम है नारुगाय। ये दोनों ही यहाँ पर उस आइलैंड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते, तभी इन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ा जहाज दिखता है। इनको लगता है कि इनको एक होप मिल गई है यहाँ से बाहर निकलने की, लेकिन वैसे ही ये लोग उस जहाज के पास जाते हैं ना, उन्हें ये दिखता है कि ये जहाज पहले से ही टूटा हुआ है। इस जहाज के अंदर पहले से बहुत सारे मॉन्स्टर थे और इस जहाज को तोड़े जा रहे थे। ये सब देख के जो तेंजा रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो अपनी बोट पलटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उनके ऊपर एक मॉन्स्टर का जो टेंटिकल रहता है ना, वो अटैक कर देता है। अब तेंजा को समझ आ जाता है कि उसे फाइट करनी होगी, तो वो जो अपनी तलवार है ना, वो निकाल लेता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी नुरुगाय उसे बोलती कि तुम्हारी जो तलवार है ना, उसे अंदर रखो। तुम्हारी जो तलवार की शाइन है ना, उसकी वजह से जो मॉन्स्टर है वो हमारी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। लेकिन जो तेंजा था ना, वो पूरी तरीके से फाइट करने के लिए रेडी था। मॉन्स्टर को देख के वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक थे। नुरुगाय को समझ आ जाता है कि आज तो मेरा गेम ओवर है। वो अपने मन के अंदर सोचने लग जाती कि ये सब मेरी गलती के कारण हो रहा है। मैंने ही मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बुरे कर्म करे जिस कारण मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिलने वाली है। इसके बाद हमें नुरुगाय की पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है, जिसमें होता ये कि एक वॉरियर का जो ग्रुप था ना, वो फॉरेस्ट के अंदर रास्ता भटक चुका था। तभी उन्हें वहाँ पर नुनुगाय मिलती है। नुनुगाय उन लोगों को बोलती कि आप लोग थोड़े समय के लिए हमारे विलेज के अंदर स्टे कर लीजिए और जब आपको आपका रास्ता मिल जाए तब आप चले जाइएगा। तो ये बात सुन के वो जो वॉरियर्स है ना, वो एग्री कर जाते हैं उसके विलेज में स्टे करने के लिए। ये सिचुएशन उन वॉरियर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा विन विन हो गई, क्योंकि वो लोग एक ऐसा विलेज ढूंढ रहे थे जिसको वो पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके और उन्हें एक नया विलेज मिल गया था। सो वो लोग इस विलेज के अंदर जाते और इस विलेज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते। वो एक बंदे को भी नहीं छोड़ते, ना वो किसी बुजुर्ग को छोड़ते, ना किसी महिला को, ना किसी बच्चे को। वो सबको मार डालते हैं। वो सिर्फ जिंदा रहने देते अपनी नुनुगाय को, और नुनुगाय को बंदी बना के वो और विलेज की लोकेशन पता लगाना चाहते थे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर जो अपना तेंजा और नुनुगाय है ना, वो शिप के ऊपर आ गए थे। शिप के ऊपर आने के बाद उन्हें वो किसू की बॉडी दिखती है, जिसके अंदर से फ्लावर्स निकलने लग गए थे। तेंजा किसू के पास जाता है और उससे पूछता है कि मेरे दोस्त तुम्हारे साथ हुआ क्या, ये हालत तुम्हारी किसने कर दी। तभी वहाँ पर एक टेंटिकल का अटैक होता है और किसू की जो बॉडी है ना, वो दो भागों में टूट जाती है। ये सब देख के जो नुनुगाय है ना, वो और ज़्यादा डर जाती है और वो और ज़्यादा अपने आप को कोसने लग जाती है कि ये सब मेरी गलती और ये सब मेरे कर्मों के फल है। दूसरी तरफ जो अपना तेंजा रहता है ना, वो उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लग जाता है। नुनुगाय चिल्लाते हुए अपने तेंजा को बोलती कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम मेरी वजह से अपनी जान मत दो। तेंजा उसे बोलता है कि अगर हम मरेंगे तो साथ में मरेंगे, जिएंगे तो साथ में जिएंगे। मैं कायरू के जैसे यहाँ पर भागने नहीं वाला हूँ किसी को निहत्था छोड़ते हुए। अब जो तेंजा होता है ना, वो नुनुगाय को भी एक तलवार दे देता है और उसे बोलता है कि अब हमें साथ में लड़ना होगा और हम दोनों साथ में यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो ये चीज़ें सुन के जो नुनुगाय रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है और वो दोनों साथ में लड़ने लग जाते हैं। अब हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों ही बोट के ऊपर सवार थे और ये लोग जाने लग रहे थे वहाँ से, यानी कि इन लोगों ने फाइनली सक्सेसफुली स्केप कर लिया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सागेरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सेंटा रहता है ना, वो उसे बोलता है, देखो जाना नहीं जाना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर तुम मेरा ओपिनियन लेती हो तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तुम्हें यहाँ रुक जाना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैंने गाबेमारू के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे और मुझे ये लगता है कि अगर तुम उसके साथ लंबे समय तक टिकती हो तो तुम उसे एक हॉलो से एक ह्यूमन में कन्वर्ट कर ही दोगी। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए और गाबेमारू के साथ रहना चाहिए। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना गाबेमारू रहता है ना, वो बाहर बैठ के कुछ कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से सागेरी आती है। गाबेमारू ये देख के चिढ़ जाता है कि इसे अभी भी मेरे ऊपर बिलीव नहीं है। वो उसको बोलते कि तुम अभी भी मुझ पर नज़र रख रही हो। सागेरी कहती है, अभी मेरा टाइम चल रहा है पहरेदारी देने का, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अच्छा ठीक ही है, तुम यहाँ पर आ गई। वैसे ही मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। देखो ये चीज़ मैंने किसी को अभी तक बोली नहीं है, तुम पहली हो जिसे मैं ये चीज़ बोलने वाला हूँ। मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ मेरी आज की गलती के लिए। देखो तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मैं कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं देने वाला हूँ कि मेरे साथ ये हो गया था कि वो हो गया था। देखो मैं तुम्हें क्लियर कट तरीके से बता देता हूँ, उस टाइम में सिर्फ मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मुझे मेरी वाइफ से मिलना है, इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था और तुम्हें मारने का ट्राई किया था। और अब जब मैं उस मोमेंट को याद कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस मोमेंट पे गलत था, इसीलिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ सागेरी। और दूसरी चीज़, ये मिशन कंप्लीट होने के बाद मैं ये सारे जो असैसिनेशन वाले काम है ना, वो सब छोड़ दूंगा और वापस गाँव जाकर अपनी वाइफ के साथ एक न्यू ज़िंदगी स्टार्ट करूँगा, जो कि एक नॉर्मल लाइफ होगी। ये सब सुन के सागेरी को समझ आ जाता है कि जो गाबेमारू है ना, उसके अंदर इमोशंस आने लग गए और वो भी दूसरों के लिए फील कर सकता है। सागेरी उसे बोलती है कि गाबेमारू तुम स्ट्रांग हो और मुझे ये बिलीव है कि तुम तुम्हारी वाइफ से ज़रूर मिलोगे। गाबेमारू उसे बोलता है कि अगर मुझे स्ट्रांग रहना है ना,
तो मुझे इमोशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे सारी चीज़ों का अनुभव पहले ही रहेगा ना, तो मैं हर सिचुएशन के लिए पहले से ही रेडी रहूँगा। गाबेमारू की इस बात को जो सागेरी रहती है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना गेंजी रहता है ना, वो सागेरी के पास आता है और सागेरी को बोलता है, चलो सागेरी, मैं तुम्हें बोर्ड तक छोड़ देता हूँ, फिर तुम यहाँ से चली जाना। सागेरी उसे रिप्लाई में बोलती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ। तभी गेंजी बोलता है, कल मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से तुम्हारा काम बताया था, लेकिन सागेरी तुम अपने काम से क्यों भाग रही हो? तुम्हारा काम सिर्फ यामाडा क्लैन के न्यू किंग के साथ शादी करना है और उसके साथ बच्चे पैदा करना है। वॉरियर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, इसीलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ से चली जाओ। सागेरी बोलती है, ये सारी चीज़ें तो मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ। बचपन से लोग मुझे टॉन्ट मारते हुए बोलते थे कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम एक लड़की हो। और इस चीज़ की निराशा मेरे फादर की आंखों में भी मुझे दिखी थी, लेकिन अब और नहीं। अब मैं और ज़्यादा ये चीज़ें टॉलरेट नहीं कर सकती, मुझे इस चीज़ों से आज़ाद होना है। और ये मिशन कंप्लीट करके मैं खुद को प्रूव करने वाली हूँ कि मैं भी स्ट्रांग हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैं आपके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन यही ज़िंदगी मुझे जीनी है। मुझे एक सामुराई की ज़िंदगी जीनी है, ना कि एक कायर की ज़िंदगी। आप प्लीज़ मुझे एक चांस देके तो देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। लेकिन जो गेंजी रहता है ना, वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी सागेरी अपनी क्विक स्पीड का यूज़ करती है और गेंजी की तलवार उसके हाथ से ले लेती है। गेंजी को समझ नहीं आता कि उसकी तलवार गई किधर, और जब वो सागेरी के हाथ में अपनी तलवार देखता है ना, तो भाई वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि सागेरी के पास क्या अनबिलीवेबल स्पीड है। तभी वहाँ पर वो जाइंट पीले कपड़े वाला प्रिजनर आ जाता है और वो अपने गेंजी का पेट बीच में से फाड़ देता है। सो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड अवर एपिसोड नंबर 5 ऑफ हेल्स पैराडाइज। सो भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बता दीजिएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।